नमस्कार। न्यूज़ इंटरवेंशन में सभी का स्वागत है। कश्मीर के हालात पे तमाम जगह लिखे गए हैं, तमाम मीडिया इस बारे में बात कर रही है, बोथ इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया इस बारे में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ तो चर्चा होती है कि हालात बिल्कुल असामान्य हैं वहाँ पर और कर्फ्यू हटने का देर है और पता नहीं कश्मीर में क्या ज़लज़ला आ जाएगा ना क्या हो जाएगा। इसलिए कश्मीर घाटी से आज मेरे सामने हैं साजिद यूसुफ जी। साजिद यूसुफ जी एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, डाउनटाउन श्रीनगर में रहते हैं और कश्मीर घाटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंटरवेंशन में। और साजिद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे दिल्ली में ख़ास तौर से और तमाम इंटरनेशनल जो अखबारों में या मीडिया में इस बारे में चर्चा होती है कश्मीर के हालात को लेकर के, तो आज जब हम बैठे हैं इस नए साल में, सन 2020 में, 2020 में जो बैठे हैं, तो क्या स्थिति है कश्मीर घाटी की ख़ास तौर से वहाँ पे? देखिए, अगर आज 2020 की बात करूं, मैं तो जो वैली से आया लगभग 2-3 दिन पहले ही आया, तो मैं आपको वो नरेट करूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एंड बीइंग ए कश्मीरी, मैं खुद उस माहौल में पला हूँ। मुझे किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल मीडिया की भी बात करूँ। एंड जो कश्मीर के सामान्य जो 370 हटने के बाद जो हालात है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर आप ये देख लें, लाल चौक देख लें, यहाँ बाकी एरियाज़ देख लें, वहाँ पे पहले 10 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुलती थी, फिर 4 बजे के बाद खुलती थी। लेकिन आज जो है, मतलब पिछले 1-2 डेढ़ महीने से आज दुकानें वहाँ पे पूरे दिन भर खुली रहती है। एंड अगर आप इतना देख लें, इतना ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे, 1-1 किलोमीटर आपको 1-1 घंटा फंस जाते हैं आप ट्रैफिक जाम में। तो इट इज सेल्फ मीन्स कि आज जो कश्मीर के हालात है वो सामान्य है। एंड थोड़ा टाइम लगा कश्मीर के जो वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है उसको पटरी पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, 2 महीने 3 महीने लगे। लेकिन जो आज आपने अभी सवाल किया कि 2020 शुरुआत में अब आज कैसे सामान्य हालात है, तो मेरे कहने का ये मतलब है जो कश्मीर के आज हालात है वो पूरे तरह से सामान्य है। स्कूल्स गवर्नमेंट ने पिछली बार छोड़े हुए थे, लेकिन विंटर वेकेशन और सर्दी की वजह से वो भी अभी फ़िलहाल छुट्टी है। 7 तारीख तक, 7 फरवरी तक अभी उनकी विंटर वेकेशंस है। दैट मीन्स स्कूल, बच्चे भी स्कूल जा रहे थे एंड विंटर वेकेशंस के कारण अभी फ़िलहाल वो बंद है। एंड रोड, अगर आप ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक अभी पूरा मैस है, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद पूरा कश्मीर अभी खुला हुआ है। तो पूरा अभी रोड शोड है, पूरा ब्लॉक है अभी इससे ट्रैफिक जाम से। दुकानों की बात मैं करूँ तो दुकानें अगर आप कहीं भी पूरी वैली में देख लें, चाहे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर की बात करूँ, पूरी जो दुकानें हैं अभी खुले हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जगह मिलेगी आपको जहां आपको ये सुनने में मिलेगा कि दुकानें बंद है। अच्छा। और जो 5 अगस्त 2019 को जब ये 35A, आर्टिकल 35A और 370 को जब रिवोक किया गया, तो उस वक्त क्या पहला रिएक्शन क्या था आपके मन में? क्या था, या आपके नेबरहुड में जहाँ और भी लोग रहते हैं जो कश्मीरी, जिनका डायरेक्ट इस चीज़ से वास्ता था कि हाँ उनकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब बदलने वाली है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड दैट दिस बोथ द आर्टिकल्स हैव बीन रिवोक्ड? 5 अगस्त में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, लोगों में कन्फ्यूजन था कि क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि क्या होने वाला था। एंड जब हकीकत में ये बात पता चली कि 5 अगस्त को ये पता चला कि बहुत हाउसेस उन्होंने ये डिसाइड किया, बिल पास कर ली कि 370 + 35A एब्रोगेट हो गया कश्मीर से। द थिंग इज़, फिर सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को है, जिन लोगों की अटैचमेंट थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो लोगों को ये हुआ कि 70 साल से हमें झूठ बोला गया कि आर्टिकल 370 और 35 एक परमानेंट प्रोविजन है कश्मीर इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जब वो हटने के बाद ये पता चल जाता है वो तो एक टेम्प्रेरी था, तो लोगों के साथ वो विश्वासघात किया गया उन लोगों ने जो 70 साल से ये बोल रहे थे कि 370 + 35A वो एक परमानेंट है, आपका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अगर आप लोगों की बात करें, जब हमारे जो लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ या पीडीपी की बात करूँ, जब जिस बार लोगों को ये पता चला कि वो लोग जेलों में हैं, तो लोगों के दिल में एक खुशी जैसी ये पैदा हुई कि 370 हटने के बाद जिन लोगों ने कश्मीर को 30-40 साल से लूटा, जिसने कश्मीरियों को आज़ादी के नाम पे लूटा, वो लोग आज बंद है। अगर आप किसी 370 में मतलब किस तरह से आपको क्या चीज़ बताया जाता था? 370 या 35A से आपको किस तरह का एक लगाव था बोले हूँ, या किस तरह से झूठ बताया जा रहा था, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ज़रा। 370 को लेकर अभी तक आपको जो अभी कश्मीरी जो कौम है उसको ये झूठ बोला गया था कि आपके सबसे पहले लैंड राइट्स बोले गए थे, लैंड राइट्स प्लस जॉब राइट्स जितने आपके कश्मीर के हैं, और स्पेशल
स्पेशल स्टेटस इन द सेंस वो तो ऑलरेडी खोखला हो चुका था, वो तो कांग्रेस के दौर में खोखला हो चुका था। कश्मीर का जो था वो तो पहले ही खोखला हो चुका था, अब सिर्फ एक नाम बचा हुआ था। 370 और 35A को तो एक पॉलिटिकल टूल बनाया गया था। हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, हमें आज़ादी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नाम पे लगभग 30-40 साल से हमें बांट के रखा था, हमें डिफरेंट सेक्स में बांट के रखा था कश्मीर में। किस तरह से ये पॉलिटिशियंस, जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम ले रहे हैं, तो ये दोनों पार्टियां मतलब, वैसे अगर बात करें, अगर ये आर्गुमेंट दिया जाए तो बात आती है कि भाई पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज लाइक दैट एंड कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर नो एक्सेप्शन। तो आपको क्या लगता है कश्मीर के जो पॉलिटिशियन और स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या और जो वहाँ पे लोकल जो लीडर्स थे, उन्होंने किस तरह से आपको बरगलाया, या 370 और 35A का डर दिखा करके या उसका हवाला देकर किस तरह से वहाँ पे एक माहौल बनाया, वो थोड़ा सा। देखिए, 370 और 35 से मैंने आपको अभी भी बोला कि ये मुझे लगता है कि लोगों के लिए उसका कोई फ़ायदा मंद था नहीं। आप मेरे को मतलब ऐसा, मेरे को अभी तक ऐसा एक भी चीज़ ऐसे इसमें नहीं मिली मेरे को कि जो मुझे एक फ़ायदा मंद इसमें लगा मेरे को। अगर 370 हटने के बाद, 335 से हटने के बाद आपको ऐसा कुछ चीज़ डिफरेंट नहीं लगा कि आपको लगा कि आपसे कोई आपका घर छीन गया या आपकी ज़मीन कोई छीन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मिथ। जो पॉलिटिशियंस, आपने अभी नाम की 2 फैमिलीज़ की बात कर रहे हो, ये हमको भी पता है और पूरे देश को पता है कि इन 2 फैमिलीज़ ने कश्मीर को कैसे लूटा, किसके नाम पे लूटा, चाहे वो आज़ादी हो, ऑटोनॉमी हो या सेल्फ रूल हो। उन लोगों ने, जो 2 फैमिलीज़ है, इन लोगों ने कश्मीर को इस चीज़ पे लूटा अभी तक। और ये बताया गया था कि अगर 370 हट गया तो इनको एक्चुअली ये काइंड ऑफ, मतलब इनको एक लग रहा था कि अगर ये हट गया तो इनकी रोज़ी रोटी छीन जाएगी। अगर आप ये देख लें कि आम आदमी जो होता है, गरीब तबका होता है, उसको ना तो 370 से लेना देना है, ना तो 35A से, ना तो किसी गवर्नमेंट से लेना था। उसका ये है कि दिन भर जो उसका रोज़ी रोटी है वो शाम को मतलब उसके घर पहुंच जाए। अगर कुछ कमा ले वो दिन को, तो शाम को उसके बच्चे खा पाए। तो 370 या 35A से हटने से कोई गरीब को क्या भला था? तो भला जिनका था, जिन लोगों के अभी तक घर पल रहे थे उस चीज़ पे, जिन लोगों ने अपने घर की दीवारें ऊंची की हुई थी, चाहे मैं अभी मुफ्ती अब्दुल्ला की बात कर रहा था, उन लोगों ने इतना अपना पैसा बनाना, मुझे लगता है उनको तो आप 1000 साल कमाने की ज़रूरत भी नहीं थी जितना उन लोगों ने इस 370 और इसको पॉलिटिकल टूल यूज़ बना के एक इमारत खड़ा की थी। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हम जब ये आर्गुमेंट्स दिया जाता है तो तुरंत एक और आर्गुमेंट आता है कि जो नए ब्रीड के जो पॉलिटिशियंस आए हैं, जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस, जो यंग जो ब्रीड आया है, एक और नई पार्टी बनी है, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, शाह फैसल ने बनाया और शैला राशिद जी ने बनवाया जो, तो वो भी वही राग लाप रहे हैं कि हाँ 370 हट गया है तो शायद पता नहीं कश्मीर में क्या हो जाएगा। और तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कश्मीरी कौम इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो 70 साल से अभी तक पिस रहा था ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के तहत, और अब कोई नई पार्टी बना के उन लोगों को उसी चीज़, उसी तराजू में उनको तोल के और बेवकूफ़ बनाएगी। आपको ये भी पता होगा, मैं आपको ये बता दूं, आपको पता भी होगा कि शैला रशीद जो अभी दावा करती थी लीडर होने का, वो तो कश्मीर में फेल हो गई। उसने तो अपनी सियासत छोड़ दी, क्योंकि कश्मीर में तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना करेंगे कभी। मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो उनकी जो पॉलिटिकल, जो अभी तक वो पॉलिटिक्स चला रहे थे, झूठ से चला रहे थे एंड प्रोपेगेंडा से चलाते, ऐसा कितने देर से चलाते वो। जब वो कश्मीर आई, उसने खुद देखा कि लोग उसके साथ कितने हैं, एंड मुझे लगता है उसके लगभग 4-5 लोग से ज़्यादा उसके साथ लोग नहीं थे। एंड उनने फिर उसको जब लगा कि अनसेफ लगा कि मैं यहाँ पे सेटल नहीं होने वाला, उसने ये ना डोंग रजा के 370 हटने के बाद मैंने इस प्रोटेस्ट में मैं तो रिज़ाइन करने वाली हूँ, क्योंकि वो तो चली नहीं वहाँ पे। तो ये हमारे फैसल साहब की बात करूँ मैं, फैसल साहब ने जो ये निर्णय लिया, मतलब इस चीज़ का कि वो बदलना चाहिए, वो उनका जो नारा था अब हवा बदलेगी, उनका जो नारा था, तो मतलब हर किसी यूथ पीढ़ी थी तो एक काइंड ऑफ, मतलब उनमें ये था कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है। एंड फैसल साहब मतलब ही वॉज न्यू इन पॉलिटिक्स, उनको इस चीज़ के मैं नहीं पता, क्योंकि वो उसी माहौल में रह रहे हैं। उनको ये लगा कि अगर वो सब चीज़ें जो 70 साल से 2 पार्टीज़ ने की, अगर मैं वो और उसमें थोड़ा बहुत इन एडिशन, तो वो सब करके मे भी चांसेस है कि मेरी कोई गवर्नमेंट बन जाए आगे, या मे भी कोई सीट मैं जीत पाऊँ। दैट्स वाई उन लोगों ने भी वो चीज़ इख्तियार रास्ता किया जो लोग हमारे 2 पार्टीज़ कर रहे थे अभी तक, तो दैट्स वाई वो फेल हो गए। और एक और बात जो बहुत निकल के आता है कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं पूछूं, तो 5 अगस्त के बाद इंडियन गवर्नमेंट का अपना व्यू है और एक रीज़न है कि हाँ एक बहुत बड़े स्तर पे डिस्टर्बेंस होने का उम्मीद था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पे बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उस मद्देनज़र उन्होंने इंटरनेट शटडाउन किया था, और उसकी वजह से जो इंटरनेट का जो ब्लॉकेड रहा वहाँ पे, तो
उसको एक मेजर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरह से भी देखा गया। इसको आप क्या देखते हैं? आप चूंकि खुद वहाँ पे रहे हैं घाटी में, और आपकी पूरी फैमिली और आपके जो पूरे दोस्त रिश्तेदार सारे वहाँ पे, तो इससे कितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा, या यूँ कहें कि वो जो इंटरनेट शटडाउन का जो मसला था, लार्जर इशू में वो कितना आपको नुकसान लगता है या फ़ायदा लगता है, या क्या लगता है इस विषय को? देखिए, अगर किसी की जान बचे, इंटरनेट ब्लॉकेट की वजह से किसी की जान बचे, मुझे लगता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की जान मुझसे मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट। अगर हम इस कम्युनिकेशन की बात करें, रही कम्युनिकेशन की बात, आपने कहा कि कम्युनिकेशन आज ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 महीने से, ऑलमोस्ट 5 महीने तो हो गए उसमें इंटरनेट ब्लॉकेट के लिए। मुझे ये लगता है कि विद द नॉर्मल गवर्नमेंट को तब लगी थी कि नहीं, कि कश्मीर में जो हमारे अभी आप प्रोपेगेंडा कह रहे थे, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, वो तो 70 साल से करी और आगे भी करेगी। उनके रवैये में आज तक कोई फ़र्क ना आया ना आएगा। वो प्रोपेगेंडा आज भी करते थे और कल भी करेंगे। अब ये चीज़ थी, गवर्नमेंट को ये लगा था कि अगर उन लोगों ने फ्यूल डाल दिया इस चीज़ में कि 370 हटने के बाद फ्यूल डाल दिया, क्या पता कश्मीर में किसी जाने। लेकिन खुशकिस्मती की ये बात है, मैं इसको कहता हूँ, और आप ये बात और एक बार बताओ, खुशकिस्मती की ये बात है कि एक भी बंदे की जान नहीं गई। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये, किसी जान नहीं गई, मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है। 2016 की बात करूँ, 2016 में हमने तो खून खराबा देखा जब मुफ्ती की सरकार थी या उमर की सरकार थी, तभी बहुत लोगों की जान गई। तो आज जो ये था हिस्टोरिक जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, तो एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि खून खराबा होगा, वो सब होगा, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। एंड लोग भी खुश हैं इस चीज़ से कि पहली बार ऐसा हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे था, हम लोग कर रहे थे एक्सपेक्ट कि अगर 370 के साथ छेड़खानी हुई, खून खराबा हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लोग खुश हैं। अब लेकिन एक चीज़ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट, जो मैं अभी आपको कह रहा था नॉर्मल सी की बात करूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी जो हालात है कश्मीर के सामान्य है, तो अब मुझे लगता है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरनेट इस चीज़ को रिस्टोर करे। क्योंकि अगर आप देख लें आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपका एक इंटरनेट का एक इशू रहता है। इंटरनेट इन द सेंस, इंटरनेट इज़ नॉट अबाउट द सर्फिंग, जो आप फेसबुक ट्विटर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट पर्पज़। क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में आपको खुद भी पता है, कश्मीर एक ऐसी जगह है वहाँ पे मेनली हम यूज़ जो करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी पर्पस। एंड आज जितने भी आपके काम होते हैं वो थ्रू इंटरनेट ही होते हैं। एंड आपका बिज़नेस हब देखिए, आप बिज़नेस हब आपका कितना लॉस में चल रहा है। जैसे आप टूर एंड ट्रैवलर्स के बारे में, होटल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड अगर आप गवर्नमेंट को लगा, अभी तक लगा कि हाँ इंटरनेट बंद होने से किसी की जान बचेगी, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। द थिंग इज़ नाउ, अगर अभी मतलब हम भी दावा करते हैं और मैं भी मानता हूँ कि भी कश्मीर के हालात सामान्य हैं, तो मुझे लगता है फिर किसी देर नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में कि हटा ब्लॉकेड हटे ही ब्लॉक करें, क्योंकि इट्स राइट टाइम कि ये ब्लॉक करें। एंड आप अभी कह रहे थे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जब किसी की जान बची तो इसमें ह्यूमन राइट्स की क्या बात आती है? और दूसरा, आज के युग में जब इंटरनेट के ज़रिए लोग दुनिया भर से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान एक अपना स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ रन करता है। बहुत ही मतलब उनके एक्टिव सपोर्ट से काफ़ी लोग वहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो यूथ जो है, कश्मीर का जो यूथ है, वो कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से? उसको क्या लगता है, व्हाट डज द कश्मीरी यूथ थिंक अबाउट? उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? जॉब्स चल रहा होता है, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी ज़िंदगी, या फिर वो सुइसाइड बॉम्बर बन करके पुलवामा टाइप का अटैक करने का क्या क्या चल रहा? जो लोग जिनका अपना एक पॉलिटिकल मोटिव या पर्सनल मोटिव होता है, वो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो और जा भी सकते हैं। एंड आज तक मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कश्मीरी हो जो ये आपको बताए कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, या मेरा जो सुख चैन है वो छीन जाए, या खून खराबा हो तो मैं इस रास्ते को तर्क करूँगा। एंड जो भी आज तक मतलब जो आप युवा पीढ़ी से अगर किसी से बात कर ले, उनका जो है दिमाग में, क्योंकि आज को जो युवा पीढ़ी 90s प्लस जो बॉर्न है, उनने लाइफ में जो कश्मीर की मैं बात करता हूँ, जो उनने आज तक देखा सिर्फ वायलेंस देखा, कन्फ्लिक्ट देख लिया। एंड जब वो बाहर आते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत मतलब उनको एक पता चल जाता है कि दुनिया कहाँ पे है। यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ में डिफरेंट। वहाँ पे हमें खून खराबा दिखाया जाता है, वहाँ पे कौन दिखाता है खून खराबा? कौन कहता है कश्मीर के लिए मरना है? मतलब कौन लोग होते हैं ये लोग? मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक हमें ये बोला कि आपको कश्मीर के लिए मरना है, किसी ने आज तक ये नहीं बोला आपको कश्मीर के लिए। वही कौन लोग, किसने बोला कि कश्मीर? हमारे जो अलगाववादी जो नेता थे अभी तक, या हमारे पॉलिटिशियंस थे जो अभी तक नारा लगाते थे कश्मीर में कि जो दिल्ली में कहते थे भारत माता कीजिए, और कश्मीर उनका नारा, कश्मीर में एक स्टैंड चेंज होता रहता था। एक वो लोग, और दूसरे वो लोग जिन लोगों ने, जिनके बच्चे खुद फॉरेन में पढ़ रहे थे और दूसरे गरीब के बच्चों को मरने के लिए सड़क पे छोड़ देते थे, तो उन लोगों ने आज तक हमें सिर्फ धोखे में रखा। तो उसका ये नतीजा है कि आज
मुझे लगता है वो उनके चेहरे पे एक बड़ा स्लैप है कि 370 हटने के बाद आज एक भी कश्मीरी उनके अरेस्ट पे आज नाराज़ नहीं है, लोग खुश हैं। अगर आप एक भी देखें, मुझे आप एक भी ऐसा इंसिडेंट दिखाइए जहाँ पे आप ये मुझे बताइए कि उनके विरोध में या इनके सपोर्ट में लोग बाहर आ गए कि हमारे नेता लोग बंद क्यों हैं। एक भी नहीं। आज पूरा कश्मीर खुला है लेकिन वो लोग बंद है, लेकिन लोगों ने आज तक अभी तक प्रोटेस्ट नहीं किया उन लोगों पे कि वो बंद क्यों हैं। आज एक भी आपका एक मीडिया बाइट भी किसी बंदे का नहीं आया होगा कि वो लोग बंद हैं। लोग उल्टा आपको ये सुनने में मिलेगा कि लोग खुश हैं कि जिन लोगों ने हमें आज तक लूटा, हम लोगों को मारवाया, हम लोगों के जो हमारे बच्चे थे उनसे हमें दूर किया, एंड वो लोग आज बंद हैं। लोग इस चीज़ से खुश है, अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को इस चीज़ से कि जिन लोगों ने हमें आज तक लड़वाया धर्म के नाम पे, या हमारे एक सेक्स गुज्जर बकरवाल कश्मीरी, इनको डिवाइड करके हमें आज तक लड़वाया अपने वोट बैंक्स के लिए, वो लोग बंद है आज, एंड लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, खुश भी है। एक और साजिद जी बात समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं कश्मीर के तो हमेशा जो भारत के हिस्से का कश्मीर है उसकी बात होती है, और जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या गिलगिट बाल्टिस्तान में है, वहाँ पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर, क्या उधर की खबरें आती हैं कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो पाकिस्तान कर रहा है, जो चुनिंदा लोगों को चुन चुन के मारा जाता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो लोग अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर क्या एट्रॉसिटीज़ होती है, वो खबरें आप तक आती हैं, वहाँ पे घाटी में आती हैं? देखिए, पाकिस्तान जैसा एक बदतरीन मुल्क मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। जो लोगों की वहाँ पे आवाज़ें हैं, पीओके की बात करें, पीओके कश्मीर का हिस्सा, हिंदुस्तान का हिस्सा था, एंड मैं उसको यूनाइटेड कश्मीर के नाम से जानता हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। एंड द थिंग इज़, जो उन लोगों ने जो हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा अभी तक हमसे छीन लिया है, और कुछ हिस्सा तो चाइना को गिफ्ट कर दिया, अक्साई चिन जो अभी हम गिफ्ट कर लिया है। एंड द थिंग इज़, वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके साथ क्या ज़्यादती होती है, उन लोगों को इतना दबाया कि अपनी आवाज़ बाहर तक नहीं रख सकते, किसी को बोल नहीं सकते कि उनके साथ क्या जुल्म होता है। बलूचिस्तान के अगर आप हालात देख लिए, ऐसी हालात है, ऐसा लगता है कि पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे आपको कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। एंड बलूचिस्तान हो, आपका पीओके हो, वो लैंड सिर्फ पाकिस्तान को ज़रूरत थी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप देख लिए जितने भी टेरर कैंपस देख लिए आप, कहीं इस्लामाबाद में आपको नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे आपको मुजफ्फराबाद में मिलेंगे या बलूचिस्तान में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मुद्दा मकसद है कि इन लोगों को हम बर्बाद कर लें, उनकी जो ज़मीन है वो हम उस चीज़ में यूटिलाइज़ करें, गलत कामों के लिए यूटिलाइज़ करें, ताकि हम दूसरे जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपना दहशत कायम करें। एंड अभी आप बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान आर्मी हो या उन पे क्या जुल्म करे, तो अगर आप उनके हालात देख रहे हैं, कभी कभार मेरे जो संपर्क में कुछ मेरे दोस्त हैं, मित्र मेरे साथ जो मेरे से संपर्क में है, जब वो अपना हाल बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने मतलब रोना आ जाता है उनके हाल देख के कि उनके साथ क्या क्या होता है। शाम को बूढ़े बच्चे अगर बाहर घर से रहेंगे, उनको ये भी पता नहीं होता हम वो शाम को वापस आए कि नहीं। सुबह घर से स्कूल निकलते बच्चे को ये भी नहीं पता वापस आए कि नहीं। ये पीओके की बात आप कर रहे हैं? आप ये बात कर ले, ये वहाँ की बात कर ले, मस्जिद जिसको सबसे जब हम अजीम जगह मानते हैं, मस्जिद में आज वहाँ लोग जाने से डरते हैं क्योंकि पता नहीं होता कि यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए वापस आएगी नहीं। वहाँ तो डेली आपको बम ब्लास्ट में मिलता है कि ब्लास्ट हो रहा है, इतने लोग मारे गए, उतने लोग हैं। तो वो लोग इन पे चर्चा होती है, इन बातों पे घाटी में चर्चा होती है, इन बातों पे? जी होती है, बिल्कुल होती है। इस बारे में जब पता चल जाता है कि ये सब होते रहता है, अगर आप किसी से पूछें, जैसे कुछ मैंने आपको कहा पहले भी, कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मतलब जिनका अभी मोटिव जो लोगों पे बंद है। आपने खुद देखा होगा, अगर आपको ये लगता है कि कश्मीर में पाकिस्तान सपोर्टर बहुत ज़्यादा थे जैसे कुछ लोग क्लेम कर रहे थे, एंड आप ये देख सकते हैं, अगर आपको पता चल जाएगा कितने लोग अरेस्ट है, वो तो कुछ मुझे लगता है 100 से भी कम होंगे। खुद आपको पता चल जाएगा कितने लोग उनके सपोर्ट में थे और कितने लोग हमारे सपोर्ट में थे, वो आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मोस्ट मेजर ऑफ द पीपल वो तो खुले आम घूम रहे थे, उनको तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड जिन लोगों ने आज तक ये सब चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मरवाए, वो लोग जेल में बंद है। एंड जो आप अभी बात कर रहे थे कि पीओके में जो अभी ये हालात चल रहे हैं, या क्या वहाँ के जो हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वहाँ पे उसकी चर्चा होती थी? जी बिल्कुल होती है। जब हम बात सुनते रहते हैं कि मस्जिद में बम ब्लास्ट, तो अफसोस तो होता है, एंड दुख इस बात का भी होता है कि हमारे साइड से कोई ऐसा एक्शन नहीं होता कि हम अपने भाई जो हमारे पीओके में भाई या गिलगित बाल्टिस्तान में जो हमारे भाई वहाँ पे उनके साथ ज़्यादती होती है, हम उनके लिए कुछ करें। हमारे हाथ तो कश्मीर में बंधे हुए हैं, अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं अपनी मतलब आवाज़ उठाने के लिए। एक इतना डर भी रहता है कि अगर हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्या पता शाम को हम घर लौटे कि नहीं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी को मरवाने के लिए। अगर हम
उनके लिए आवाज़ उठा ली या उनके खिलाफ आवाज़ उठा ली, जो लोग उनको ज़्यादती करें। हमें ये नहीं पता शाम को हमारी फैमिली ठीक होगी कि नहीं होगी। साजिद जी जो पिछले साल फरवरी की अगर हम बात करें तो दो बड़ी घटनाएं हुई थी कश्मीर से रिलेटेड। एक तो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 से 50 के बीच में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहादत हो गई थी, सुइसाइड बॉम्ब अटैक था। उसके कुछ दिनों के बाद फिर बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। इन दोनों घटनाओं को लेकर के कश्मीर में क्या तरह का रिएक्शन था उस दौरान? देखिए, किसी, चाहे मैंने आपको पहले कहा, कोई सिविलियन हो, पुलिस वाला हो या हमारा आर्मी जो हमारे जवान्स हो, किसी की अगर किलिंग होती है, चाहे वो सडन किलिंग हो, नेचुरल किलिंग हो, या कोई जो अभी आप सुसाइड बम्बर के बारे में बात करें या टेरर अटैक की बात करें, तो दुख होता है हमें। इवन जो कश्मीर के जो वहाँ पे लोग हैं, कश्मीर जो लोग हैं, उनको दुख होता है, क्योंकि वो खून खराबे से उनको नफ़रत है। वो नहीं चाहते कि वहाँ के जो लोग हैं, जो कश्मीर के लोग, वो ये नहीं खून खराबा नहीं चाहते। एंड आई थिंक जब पुलवामा का जब अटैक हुआ तो हर किसी को अफसोस हुआ। आपने ऐसा एक बंदा भी आपको नहीं मिला होगा जो खुशी मना रहा था, ये सब चीज़ें कर रहा था। हर किसी के गम में थे। ऐसा एक बंदा नहीं हो जो सोशल मीडिया में जिस बंदे की प्रेजेंस थी, आपने देखो उसका पोस्ट अगर आप उस दिन का चेक कर ले, ऐसा मुझे लगता है एक भी कश्मीरी आपको ना मिले जिसने उस चीज़ को कंडम करके दुख का इज़हार ना किया हो। एंड फिर जब हमारा जो बालाकोट का जब हमने फिर इंसिडेंट सुना तो लोगों की खुशी हुई, जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग, मैंने आपको अभी कहा, जो ज़मीन दहशत के लिए यूज़ हो रही है, तो उस ज़मीन पे जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों को हटाने से हमारे किसी भाई, जैसे हम जवान की बात करें, अभी बात कर रहे थे, अगर उनकी जान बचे तो सबसे बड़ी खुशी तो उस चीज़ की है। क्योंकि एक चीज़ है, मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे जवान हैं वो हमारे लिए खड़े हैं वहाँ पे। अगर कश्मीर में अगर आप बात करें, इतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर चल रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक बेचारा वहाँ पे बंदूक लेके खड़ा होता है। किस लिए? हमारे लिए, अपने घर बार छोड़ के। ड्यूटी करनी होती, नौकरी करनी होती, उनको कश्मीर के बाहर भी कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है इतनी सर्दी में। हम घर के अंदर बैठ के हमें ठंड लगती है, वो बंदा देखिए कि इतनी ठंड में बाहर खुले में वो बैठ के दिन भर हमारे लिए वो सुरक्षा करता। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए सड़कों पे है, हमें उनका सोचना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने इस देश के लिए और इस हमारी जो कश्मीरी भूमि है उसके लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया। एक और बात, जो पिछले 2 साल की अगर हम बात करें अगर, तो कश्मीर घाटी में बहुत तरह के बदलाव आए। आर्टिकल 370-35 से हटना तो एक अलग है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी या जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में। तो इसी दौरान में जब ये सारा ऑपरेशंस चल रहे थे तो एक स्टेटमेंट आया था जाकिर मूसा का, जो पहले कमांडर था वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। उसने बोला था कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअली खिलाफत का मूवमेंट है, ये उम्मत की लड़ाई है, और हम ये कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पूरे दुनिया में इस्लाम की जो हुकूमत कायम करनी है वो है बात। तो उसको लेकर के क्या सोचना है आज के यूथ में? क्या वो अपने आप को आइडेंटिटी, जो एक पूरे विश्व भर में ये चीज़ फैला हुआ है कि रेडिकल जो गलत इंटरप्रिटेशन है कुरानिक वर्सेस का, उसको लेकर के कि हम इस्लाम के नाम पे जान देना है, इसको लेकर के क्या सोच है कश्मीरी यूथ में आज के समय में वहाँ पे? देखिए, अगर दुनिया में मतलब अल्लाह हो, परमात्मा, जो भी आप नाम दे दें उनको, अगर उनको बनाना होता, अगर उनको पूरी दुनिया को मुसलमान ही बनाना होता, तो किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख क्यों बना देते? एंड मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में रिलीजन कोई मैटर करता है। अगर हम रिलीजन के बजाय हिंदू हो, सिख हो, क्योंकि अगर हम जाने जाते हैं, अगर आप किसी विश्व भर में घूमे जाते हैं, आपको आपके रिलीजन से वहाँ पे नहीं जानते, आपको एक जो आपका कंट्री का टैग इंडियन जिसे हम कहते हैं, तो आपको उस नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये नॉनसेंस चीज़ें हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि खिलाफत, ये सब चीज़ें, ये खिलाफत, ये सब चीज़ें। एंड द थिंग इज़, आपने ये देखोगा, अगर आप उनके लोग हैं, जैसे आप मूसा की बात कर रहे थे, जो दावा करता था कि हमें यहाँ पे शरीयत, ये सब चीज़ें लानी है, उसकी मौत के बाद तो एक बंदा भी ये नहीं आया, सड़क पे नहीं आया। एंड एक बंदा भी, आप मेरे को बताइए कि कितने लोग सड़क पे आए, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, लेकिन फिर भी जब टेररिस्ट का जब वो जनाजा निकलता है तो एक भीड़ बहुत सारी दिखाई देती है कश्मीर घाटी के। देखिए, ये मेरे को आप देखिए, इस चीज़ का लॉजिक, इस चीज़ का ये लॉजिक है कि चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वो हमारा जवान हो, चाहे जो टेररिस्ट हो,
जब वो मरता है, टेररिस्ट जब मरता है, तो पहली बात है एक चीज़ वो लोकल होता है। तो लोकल एक चीज़ कॉमन सेंस की बात, अगर वो कितना भी मतलब उसने खून खराबा किया होगा, तो अपने माँ के लिए, अपने भाई के लिए तो वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो तो उसी सपूत है, उसी ज़मीन का तो बेटा है। एंड कॉमन सेंस की बात है, जब वहाँ पे उनके जो मतलब जब वो मारे जाते हैं, तो उनके जो रिश्तेदार है, घर वाले, दोस्त हैं, जिनने बचपन में से, वो तो आएंगे वहाँ पे आएंगे। एंड होता क्या है कश्मीर में, एक चीज़ आप ये देख रहे हो, वहाँ पे अफवाहों का बाज़ार बड़ा जल्दी गर्म होता है। एंड जब भी आप एक जगह आप खड़ा हो ले, आपको पता भी नहीं हो जाएगा, पीछे आपके 100 लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे कुछ आगे हो रहा होगा ना हो रहा होगा। एंड द थिंग है, जब उन लोगों की मौत हो जाती है, तो उनकी मौत पे उनके दोस्त रिश्तेदार तो आएंगे ही। ऐसा कि कोई ये नहीं है कि मतलब जो उनके जनाजे में आते हैं। और सबसे ये चीज़ है, जैसे हमारे रीजन में एक चीज़ है कि मतलब चाहे हम किसी को जाने या ना जाने, जो जनाजे पे, ये हमारा मतलब उसको हम सवाब कहते हैं कि जिसके जनाजे पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे उसके लिए हम फाते पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सवाब बढ़ रहे हैं उससे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वेदर ही इज़ अ टेररिस्ट और वेदर ही इज़ अ नॉट, वेदर ही इज़ अ सिविलियन और नॉट। तो हमारा मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है, जब हम करते काम एक चीज़, कोई किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जनाजे पे हम शिरकत होते हैं, ताकि हमारे जो पाप है वो धुल जाए, ना कि उसको देखे कि वो बंदा क्या था, उसकी डिटेल्स देखे, हम ये नहीं देखते। आज के डेट में कश्मीर का जो यूथ है वो लेफ्टिनेंट उमर फयाज को अपना हीरो मानता है या जाकिर मूसा टाइप के लोगों को हीरो मानता है? देखिए, कभी मैंने आपको पहले कहा, कोई माँ, कोई बेटा या कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है किस मतलब जो टैग है, टेररिस्ट के टैग है, या दुनिया भर में उसको किस नज़र से देखते हैं या किस नाम से देखते हैं, उस चीज़ से लेके मतलब वो चीज़ उसके बेटे के नाम पे लग जाए। कोई बेटा ये नहीं चाहे, कोई माँ नहीं ये चाहेगी कि उसका बेटा एक मतलब गंदी मौत मर जाए, ठीक है। एंड द थिंग इज़, जो आप अभी उमर फयाज़ के बारे में, तो उसको हम सब शहीद का दर्जा देते हैं, क्योंकि उसने इस दे दिए। एंड उसकी जो जान ली गई, वो मतलब दैट वाज अ कवर्ड एक्ट, आई कैन से दैट वाज अ कवर्ड एक्ट, कि घर से उठा के लाना, वो भी निहत्ते, कोई वेपन नहीं था उसके पास, उठा के उसकी पहले मार चार्ज करके फिर उसको फिर उसकी हत्या करना। मुझे लगता है ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का ये चीज़ है। तो ये इटसेल्फ मीन्स कि जो कश्मीरी कौम है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं चलता। जिन लोगों ने, मैंने आपको कहा कि उमर फयाज़, अभी मैं आप आर्मी की बात कर रहा था कि जो जवान सड़क पे हमारे लिए खड़ा होता है, तो उमर फयाज़ भी तो उसी चीज़ के लिए तो निकला था, लड़ने के लिए निकला था, अपनी कौम को तो बचाने के लिए निकला था। क्योंकि हमें वो दिन भी याद है जब यहाँ पे कबालीज़ ने कश्मीर पे अटैक किया था। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो उन लोगों ने किया था। कबालीज़ ने यहाँ पे बारामूला में रेप करके, मकबूल शेरवानी, हमें अभी भी याद है, जिन लोगों ने अपनी बलिदान दे दी उन लोगों को, बारामूला के लोगों को बचाने के लिए। और पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पठान यहाँ आए थे, टेररिस्ट आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे हमला किया था, उनको भगाने का उसका एक बड़ा रोल था। हमें मकबूल शेरवानी याद है अभी तक, जिस लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, कश्मीरी कौम के लिए उसने बलिदान दिया। बच्चे जानते हैं वहाँ पे मकबूल शेरवानी को आज के डेट में? जानते हैं, उसके नाम पे यहाँ पे बारामूला में ये उसका हॉल भी खोला हुआ है, मकबूल शेरवानी, हम जानते हैं उसको। हमें फ़ख्र है, परसों उसका दिन भी था, उसका मनाया गया, बहुत लोगों को याद है। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में ये भी बता दिया कि कैसे उसने उस टाइम लोगों को बचाया उस टाइम। क्योंकि अभी भी याद है, मैंने आपको अभी कहा कि जो लूटर्स थे, जो 1947 उससे पहले जिनकी नज़र पहले से ही कश्मीर पे पूरी थी, उनकी आज क्या हो गया अच्छी। वो तो पहले से ही कश्मीर पे कब्ज़ा करने वाले करते थे, लूट किया, जिन लोगों ने औरतों की इज़्ज़त लूटी यहाँ पे। हमें ये भी याद है, कश्मीरी पंडित की बात, तो हमें क्या ये भूल सकते हैं कि 90s में कश्मीरी पंडित से क्या हो गया। तो कितना मतलब एक मुझे लगता है कि मतलब अगर कितना भी हम कश्मीरी पंडित्स या उनसे कितना भी माफ़ी लगे, वो कम है। क्योंकि जो पाप हमने किए हैं उनके साथ, मुझे लगता है वो आज तक, अगर हम 24 घंटे नमाज के ना पढ़े, तो हमारे वो पाप धुल नहीं सकते जो हमने उनके साथ गलत किया है। साजिद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे समझना चाहता हूँ। जब मैं पिछले साल गया था गर्मियों में कश्मीर, वहाँ पे तो मैं दो शख्स से मिला। एक तो थे जो फॉर्मर टेररिस्ट थे, जिन्होंने अपना सरेंडर करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनसे मेरी बात हुई, बहुत लंबी बात हुई। और उनका कहना था कि हाँ, मैं भटक गया था अपने रास्ते से और मुझे बताया कुछ, जैसा आपने भी कहा कि बताया कुछ गया था और बोल के कुछ, मुझे हाथ में बंदूक पकड़ा दिया। और जब बात उन्हें समझ आई तो उन्होंने फिर सरेंडर किया और फिर मुख्य धारा में कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी लाने की। लेकिन अगले ही दिन फिर मैं मिला एक पत्थरबाज से। उस समय, ये मैं पिछले जून की बात बता रहा हूँ, जब ये आर्टिकल 370 और 35 से नहीं हटा था। तो वो एक्टिवली पत्थर फेंकते थे नौहट्टा का जो इलाका है श्रीनगर डाउनटाउन में, वहाँ पे।
तो वो बड़ा कन्विंस था, उससे मैं बात करके बड़ा हैरान था। वो कह रहा था कि नहीं, आज़ादी हमको आएगी, बहुत जल्द आने वाली है, और देखिएगा हम हिंदुस्तान से आज़ाद हो जाएंगे। तो आज के डेट में अगर मैं आज की बात करूं, हम 2020 में बैठे हैं, 370 और 35A दोनों हट चुके हैं। तो आज जो यूथ है, ये पत्थरबाज थे, जो पिछले साल तक पत्थर फेंक रहे थे, या आप बताइए कि वो पैसे लेके फेंकते थे या खुद सेल्फ मोटिवेटेड थे, वो आज की डेट में क्या सोच रहे हैं और क्या एस्पिरेशन है उनका? देखिए, आपने दो लोगों का जिक्र किया मेरे पास, तो मैं आपको इन एडिशन टू डैट मेरे पास अभी एक बंदे का मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने शायद नाम सुना होगा इनका, नज़ीर अहमद का, जो एक फॉर्मर टेररिस्ट थे। फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और शहादत उनने हासिल कर ली। उनने भी एक मतलब गलत रास्ता पहले चुना था। जब उनको पता चला कि सही रास्ता कौन है, उनने आर्मी ज्वाइन किया, अपना बलिदान दे दिया। एंड दूसरा, आप अभी बात कर रहे थे इन चीज़ों को, जैसे स्टोन पेल्टर, आप एक स्टोन पेल्टर से मिलके ये कह रहे थे वो लोग आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस चीज़ की? क्या वो लोगों की जान लेने से उनकी आज़ादी मिलेगी? आज तक कश्मीरी कौम को, मैंने आपको पहले कहा, आज़ादी के नाम पे कश्मीरी लोगों को मरवाए दिया गया। अभी तक कितने लोग अभी तक जाने गए? कब तक हम ये जाने देखेंगे? आज तक हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि आपको कश्मीर के लिए जीना है? आज़ादी 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 लेकर मुझे लगता है आज़ादी तो इनके लाइफ से चाहिए इन लोगों को। और दूसरी बात एक चीज़ है, मतलब मैंने आपको ये कहा कि आप कश्मीर में एक स्टोन पेल्टर से मिले, तो नहीं, कई से मिला। मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कईयों से मिला। कह रहा हूँ कि आप कश्मीर में एक स्टोन पेल्टर से मिले। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम वहाँ जाए, आप एक ऐसे कश्मीरी से मिले जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करता है, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, रेदर देन ऑन दिस वायलेंस और स्टोन पेल्टर्स। क्योंकि कश्मीर में ऐसा नहीं है कि एक स्टोन पेल्टर मिल गया तो पूरा कश्मीर उस टाइप का बन गया। आपको कश्मीर में, मतलब यू कांट जज ए होल कश्मीर जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टोन पेल्टर। मैंने आपको पहले कहा, हर कश्मीर में हर किसी का अपना अपना रोल रहता है, हर किसी का अपना अपना मोटिव है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे काम करता है। द थिंग इज़, अगर स्टोन पेल्टर वहाँ पे स्टोन पेल्टर, उसका अपना फ़ायदा होगा, उसको उसमें अपनी खुशी मिलती होगी, उसका अपना रोज़गार बढ़ता होगा उसमें। जैसे आप अभी बात कर रहे थे पैसे लेने से, आपको क्या पता, मतलब आप उससे बात करते, आपको क्या पता कि वो बंदा कौन होगा? मे बी ही वॉज प्लांटेड बाय द आईएसआई। तो कॉमन सेंस के बाद जो बंदा पत्थर मार के ये सोचेगा आज़ादी लेनी है, पत्थर मारेगा, किस पे पत्थर मारेगा? अपनी प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये कहाँ की, ये तो जिहाद नहीं, ये तो जहालत है। बिल्कुल साजिद जी, आपने बहुत बेबाकी से कश्मीर के बारे में हमको बताया, हमारे दर्शकों को बताया। न्यूज़ इंटरवेंशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।